नमस्कार, मैं प्राध्यापक सविता आहिर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको याद होगा कि पिछली तासिका में हम लोगों ने रामवृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय प्राप्त किया हुआ था और उनके द्वारा लिखा गया सरजू भैया रेखा चित्र, इस पर चर्चा भी हमने की हुई है। आज हमारी तासिका उसकी कार्यसूची इस तरह से है। प्रथमतः उद्देश्य, उसके बाद कवि का परिचय, तत्पश्चात कविता का भावार्थ और अंत में मूल्यांकन। उद्देश्य, प्रथमतः हमें कवि ज्ञानेंद्रपति का परिचय प्राप्त करना है। उसके बाद हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज महानगरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद बेचने वाले भारतीय सेल्समैन की जीवन व्यथा से आप लोगों को परिचित कराना है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृतियों का श्रीमुख है और हमारी संस्कृति हमें बताती है कि अतिथि देवो भव, परंतु आज हम इस बात को भूल चुके हैं और इसी बात की आप लोगों को याद दिलाना है। कवि ज्ञानेंद्रपति। वरिष्ठ हिंदी कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म 1 जनवरी 1990 को झारखंड के पत्थरगामा गांव में हुआ था। वे लगभग 10 वर्षों तक बिहार में अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। आपने कविता कर्म को अपनी जीवन की दिनचर्या बना लिया था। यद्यपि ज्ञानेंद्रपति जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, किंतु उनकी लोकप्रियता का आधार ये पुरस्कार और प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि उनकी कविता के प्रति आम साहित्य प्रेमियों का प्रेम मुख्य कारक है, जिनके कारण आज भी कविता के सार्थक स्तर की विश्वसनीयता कायम है। ज्ञानेंद्रपति अपनी कविताओं में छोटी छोटी अनुभूतियों को सहजते हैं। जीवन संघर्ष के अनेक मोर्चों पर उपस्थित रहकर अभिव्यक्ति के तमाम खतरे उठाकर उन्होंने वर्तमान यश और लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस तरह से है। कहानी संग्रह, आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही ये कागज़ बना है, गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, मन को पिनाती मनई। आज हम जिस कविता को पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है आदमी को प्यास लगती है। आप लोग जानते हैं पानी पिलाना हमारा धर्म होता है। विनोबा भावे कहते हैं कि जीवन में 3 चीज़ें होती है, संस्कृति, विकृति और प्रकृति। जैसे भूख लगने पर खाना खाना प्रकृति है, अधिक खा लेना विकृति है, और जब हमारे सामने कोई आता है, हम खुद भूखे हैं लेकिन हमारा खाना किसी और को स्वेच्छा से दूसरे के देना संस्कृति है। तो ये हमारी संस्कृति बहुत महान है, लेकिन आपको पता है कि आज हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी जो संस्कृति है उसे भूल चुके हैं। हमारी संस्कृति में हमें ये भी बताया जाता है कि एक छोटा सा तिल 7 लोग बांटकर खा सकते हैं, लेकिन हमारी देने की इच्छा होनी चाहिए। आज हम किसी को पानी तक नहीं पिलाते हैं। और इस तरह से आप लोग जानते हैं कि ये मई महीना शुरू है, कितनी भयंकर धूप है, और जब किसी को प्यास लगती है तो उसे पानी देना हमारा धर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज जब हमारे घर पर कोई सेल्समैन आता है तो हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये सभी हमारी अपनी अनुभूति है। बस कवि ने शब्दों के माध्यम से इसे हमारे सामने रखा है। कवि ने खुद ने ये अनुभूति हमारे सामने रखी हुई है। कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में जो एक हैंडपंप है, भरी दोपहर वहाँ 2 जने पानी पी रहे हैं। अपनी बारी में एक जना चांपे चलाया जा रहा है हैंडपंप का हत्था, दूसरा झुककर पानी पी रहा है, ओक से झक कर पानी पी चेहरा धो रहा है। वो बार बार मार्च आखिरी का दिन तपने लगा है, चेहरा संवलने लगा है, कंठ रहने लगा है, हरदम खुश। तो इस तरह से कवि जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में जो मध्यवर्ती पार्क है उस पार्क में एक हैंडपंप है। हम सभी लोगों ने हैंडपंप देखा है, अक्सर गांव में हैंडपंप होता है। तो वहाँ पर कवि को 2 जने पानी पीते हुए नजर आते हैं। अब एक जन क्या कर रहा है, उसमें से जो हैंडपंप है उसका
चांपा वो चलाए जा रहा है। और इस तरह से दूसरा जो व्यक्ति है वो झुक कर अपनी ओक से, ओक का मतलब होता है अंजलि, क्योंकि वहाँ पर गिलास वगैरह मौजूद नहीं है, तो दूसरा जो है वो झुक कर अपनी अंजलि से पानी पी रहा है। मार्च महीना है, आप लोगों को पता है कि जब होली हो जाती है तो होली के दूसरे दिन ही भयंकर कड़ी धूप हमें महसूस होने लगती है। साथ ही में जो हवा बहती है वो भी लू होती है। और इस तरह से पानी पी रहा है, बारी बारी से अपना चेहरा भी वो धो रहा है और इस तरह से चेहरा जो है वो संवलने लगा है और कंठ जो है हरदम खुश रहने लगा है। आपको पता है कि हर आधे घंटे के बाद पानी पीने को जी करता है, मतलब हमारी प्यास जो है वो बुझती ही नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी मार्च महीने से शुरू हो जाती है और कवि ने यहाँ पर मार्च महीने का चित्रण किया हुआ है। वहाँ पर कवि महाशय यह दृश्य अपनी खिड़की से देख रहे हैं। अब खिड़की से जब वो देख रहे हैं तो उन्हें याद आता है कि ये दो जने जो पानी पी रहे हैं वो वही सेल्समैन है जो थोड़ी देर पहले मेरे घर पर आए थे। और इसलिए वो आगे कहते हैं, ऊपर अपने फ्लैट की खुली खिड़की से देखता हूँ मैं, ये दोनों वही सेल्समैन है थोड़ी देर पहले बजाई थी जिन्होंने मेरे घर की घंटी और दरवाज़ा खोलते ही मैं झुंझलाया था। भरी दोपहर बाजार की गुहार पर चैन को झिंझोड़े ये बजा खलल मुझे बर्दाश्त नहीं, दुनिया भर में नंबर 1 या ऐसा ही कुछ बोलने से उन्हें बरसते हुए भेड़े थे मैंने किवाड़ और अपनी भारी थैले उठाए शर्मिंदा पे उतरते गए सीढ़ियाँ। ऊपर से देखता हूँ हैंडपंप में पानी पी रहे हैं और इस तरह से खिड़की से उन्हें दिख रहा है कि वो दोनों सेल्समैन कुछ देर पहले मेरे घर पर आए थे। दोपहर का समय था, मूलतः सभी लोग दोपहर के समय में आराम करते हैं और ऐसे समय में अगर कोई आ जाता है तो हम लोग काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। बिल्कुल कवि का भी वैसा ही हुआ है। जब उनकी घंटी बजी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वे बड़े झुंझलाए और फिर उन्हें लगा कि इस भरी दोपहर में मैं अच्छा आराम कर रहा था, मेरी नींद इन लोगों ने ख़राब कर दी। और इस तरह से देखिए, दरवाज़ा खोलते ही ये जो सेल्समैन है, आप लोगों को पता है कि उनके पास एक बहुत अच्छी कला होती है, बोलने की कला। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी वाणी में वो अपना विज्ञापन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और वो कह रहा था कि दुनिया भर में नंबर 1। लेकिन आगे जो उन्हें बोलना था, कवि महाशय ने उन्हें बोलना ही नहीं दिया। उन्होंने तुरंत क्या किया, ज़ोर से अपने घर का दरवाज़ा अर्थात किवाड़ बंद कर लिए। और इस तरह से देखिए, जब दरवाज़ा बंद कर लिया तो इन्हें वहाँ पर अपमान महसूस हुआ, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुए और इस तरह से बेचारे तुरंत सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चले गए। ये अनुभव हमारा अपना भी है, हमारे घर पर भी अक्सर सेल्समैन आते हैं और बिल्कुल कवि महाशय ने जो किया है वही हम लोग करते हैं। हम तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उन्हें कहती कि आपको पता नहीं है क्या, हमारे सोसाइटी में सेल्समैन को अलाउड नहीं है, और ज़ोर से चिल्लाते हैं, उन्हें अपमान करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है और इंसान होने के नाते हमें कम से कम उनकी बात सुन लेनी चाहिए। चीज़ नहीं खरीदनी है मत खरीदो, लेकिन उनका इस तरह से अपमान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसानियत भी नहीं है। लेकिन कवि ने भी वही किया है जो हम सभी करते हैं और इस तरह से ये सभी सेल्समैन जो है बेचारे नीचे उतर जाते हैं और हैंडपंप पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। अब देखिए, हम लोगों को पता है कि जब भरी धूप में वो आते हैं तो उनके पास बड़े बड़े थैले होते हैं। बड़े बड़े थैले उठाकर धूप में चलना कितनी बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन आपको पता है कि हमारी पेट की भूख क्या होती है और इसीलिए हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं। और इसलिए आगे जाकर कवि कहते हैं, उनके भारी थैले थोड़ी दूरी पर रखे है एहतियात से, उन्हीं के ऊपर तनिक कुम्हलाई उनकी अनिवार्य मुस्कान और मटियाया हुआ दुर्निवार उत्साह। गीले न हो जाए जूते मोजे, इसलिए पैरों को वो भरसक छितराए हुए है। गीली न हो जाए कंडकस टाई, इसलिए उसे नीचे से उठाकर गले में लपेट सा लिया है। अंगोश की तरह झुककर रोक से पानी पीते हुए
कॉलोनी की इमारतें दिखाई नहीं देती। एक पल को कस्बे के कुएं की जगत का भ्रम होता है, देख पा रहा हूँ उन्हें। और इस तरह से जब वो कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में हैंडपंप के वहाँ पर पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया है, अपने पास जो भारी भारी थैले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वज़न है उन्हें एहतियात से रख दिया है, क्योंकि उन्हें पता है अगर नज़दीक रखा वहाँ पर पानी उड़ेगा, थैला गीला हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएगी। और इसलिए वो वहाँ पर थोड़ी दूर पर अपने बड़े बड़े थैले रख देते हैं। अब भी उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन ये मुस्कान कहीं ना कहीं मुरझा चुकी है, कुम्हलाई हुई मुस्कान है। और जो उत्साह जब थोड़ी देर पहले उनके घर पर आए थे, चेहरे पर उत्साह था, मुस्कान थी, लेकिन अब ये उत्साह कहीं ना कहीं मटियाया हुआ है। और देखिए, पानी पीते समय उन्होंने सावधानी भी बरती है, क्योंकि उन्होंने उस समय मोज़े जूते पहने हुए हैं, टाई पहनी हुई है, और इस तरह से गीले न हो जाए ये सारी चीज़ें, इस तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। अब उन्होंने अपनी टाई को बिल्कुल अपने कंठ से डाल दिया है, बिल्कुल अंगोछ की तरह, जैसे अंगोछ होता है जो हम गले में लपेट लेते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने टाई को गले में लपेट लिया है और फिर झुक कर वो ओक से पानी पी रहे हैं। जब वो पानी पी रहे हैं तो उन्हें उस समय कॉलोनी में जो इमारत है वो दिखाई नहीं देती है। और इस तरह से कवि जब ये दृश्य देख रहे हैं कि दो जने हैंडपंप पर पानी पी रहे, तो उन्हें कुएं के जगत का एहसास होता है। जैसे कि अब लोगों को पता है कि गांव में क्या होता है, कुएं होते हैं, और जब प्यास लगती है तो गांव के जो लोग होते हैं कुएं से पानी निकालते हैं और फिर अपनी प्यास बुझाते हैं, अंजलि से पानी पीते हैं। बिल्कुल वैसा ही भ्रम, वैसा ही एहसास यहाँ पर ज्ञानेंद्रपति जी को होता है। दूर से, अर्थात अपनी खिड़की से वो ये नज़ारा देख रहे हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद नहीं है, भारतीय मनुष्यों के उत्पाद है। वे भारतीय मनुष्य है, अपने ही भाई बंद भारतीय मनुष्य, जिनका श्रम सस्ता है, विश्व बाजार की बुरी आग, जिनकी जेब पर ही नहीं जिगर पर भी गड़ी है। अब देखिए कि ये जो सेल्समैन हमारे पास चीज़ें बेचने के लिए आते हैं, उनके पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद होते हैं। इन चीज़ों को खरीदना है या नहीं, ये अधिकार हमारा अपना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके पास की चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है, लेकिन वो खुद हमारे अपने हैं। देखिए कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि वो भारतीय मनुष्यों के उत्पाद है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं और उनसे ऐसा बर्ताव करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें पानी के लिए हम नहीं पूछते हैं, और इस तरह से हम कहते हैं कि हम सभी भाई हैं, लेकिन उस समय हमें ये भाईचारा याद नहीं रहता। और इसलिए कवि अंत में हमें याद दिलाना चाहते हैं कि ये सारे सेल्समैन हमारे अपने भारतीय है, हमारे भाई बंद है। और इस तरह से देखिए अंत में कितनी बड़ी व्यथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय मनुष्य आज उसका श्रम बहुत सस्ता हो चुका है। अब लोगों को पता है कि आज गांव के युवक महानगरों में आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, और जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनका उपयोग सेल्समैन के रूप में करती है। उनसे बहुत ज़्यादा काम करा लिया जाता है और बदले में बहुत थोड़े पैसे उन्हें दिए जाते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि आज भारतीय मनुष्य और उसका श्रम दोनों ही बहुत सस्ता हो चुका है। और इसलिए देखिए पूरा जो विश्व बाजार है उसकी भूरी आंखें, यहाँ पर कवि ने भूरी आंखें इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अब लोगों को पता है कि हमारी आंखें हमारा स्वभाव प्रकट करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की आंखें काली होती है वो स्वभाव से भोले भाले होते हैं, लेकिन जिन लोगों की आंखें भूरी होती है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, धूर्त होते हैं। ऐसी बातें हमने सुनी है और देह बोली में भी ऐसा ही कहा गया है। और इसलिए कवि कहते हैं कि विश्व बाजार की भूरी आंखें, ये जो हमारे भारतीय युवक है जो सेल्समैन का काम करते हैं, उनकी जेब पर उनकी आंखें गड़ी हुई है। केवल उनकी जेब पर ही नहीं बल्कि उनकी जिगर पर उनकी आंखें गड़ी हुई है। और इस तरह से देखिए इस कविता को देखने के बाद हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते
जब भी हमारे दरवाजे पर कोई सेल्समैन आता है, हमें उसकी बात पूरी तरह से सुन लेनी चाहिए। साथ ही में कम से कम मार्च महीने से लेकर मई महीने तक हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम उन्हें 1 गिलास पानी पिलाना है, क्योंकि उसके लिए हमें कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। और इस तरह से उनकी व्यथा इस कविता के माध्यम से कवि ज्ञानेंद्रपति हमारे सामने रखते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवक नौकरी की अपेक्षा महानगरों में आते हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम वेतन में उन्हें सेल्समैन का काम देती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भली भांति जानती है कि यहाँ बेरोजगारों की कमी नहीं है। अनेक ऐसे ज़रूरतमंद बेरोजगार युवक विदेशी कंपनियों के उत्पादों का बोरा पीठ पर उठाते हैं, गले में टाई, मोजे, जूते और चेहरे पर अनिवार्य मुस्कान लिए महानगरों में बड़ी बड़ी इमारतों में बेचने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां अपमानित और शर्मिंदा होकर लौटना पड़ता है। और साथ ही में उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछा जाता। अर्थात याद रखिए, हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। हमें उन्हें बहुत बड़ी चीज़ नहीं देनी है, केवल 1 गिलास पानी देना है और हमें सोचना है कि पानी पिलाना हमारा धर्म है। यही सारांश ये कविता हमारे सामने रखती है। इस कविता पर आप लोगों को जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो इस तरह से है। आदमी को प्यास लगती है, इस कविता का भावार्थ आप लोगों को लिखना है। अर्थात कविता के आरंभ से लेकर अंत तक कवि ने जो भी भावनाएं प्रकट की है उसको आपको सारांश के रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कवि ज्ञानेंद्रपति रचित आदमी को प्यास लगती है कविता में निहित सेल्समैन की जीवन व्यथा पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको सभी बातें लिखनी है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन सेल्समैन से कैसे काम करा लेती है और कितना कम पैसा देती है और भरी धूप में वो कितना मेहनत करते हैं, ये सारी बातें इसमें आप लोगों को लिखनी है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद क्लासरूम पर इन्हें आपको सबमिट करना है। अगली तासिका में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका परिचय लेंगे और साथ ही में हम लोग उनके द्वारा लिखा गया भय निबंध पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब तक हम लोगों ने निबंध लिखे हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने निबंध पर कोई चर्चा नहीं की है। यह हमारे पाठ्यक्रम में अब तक कोई निबंध नहीं था। वैसे निबंध आप लोगों को लगता है कि बहुत आसान विधा होती है। या आप लोगों ने अब तक एग्ज़ाम में जब जब कभी निबंध लिखे हैं, आप लोगों ने क्या किया है, जो भी विचार आपके मन में आते हैं उसी श्रृंखला से आप लिखते जाते हो। अर्थात आप लोगों की नज़र में निबंध मतलब क्या, जिसमें कोई बंधन नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है। निबंध इस शब्द का मतलब होता है नि यानी निश्चित, बंध यानी बंधन, जिसमें निश्चित बंधन होता है। अर्थात ऐसे विचारों को एक निश्चित सूत्र में बांधा जाता है, वही निबंध होता है। और इसलिए निबंध एक ऐसी विधा होती है जो किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। जैसी कहानी होती है, कहानी किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। उपन्यास जो होता है वो केवल मनुष्य जीवन पर लिखा जा सकता है, लेकिन निबंध और कहानी किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। और इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में भय ये निबंध लिखा गया है। भय इस स्थायी भाव से हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित है। प्रत्येक मनुष्य को भय लगता है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आशंका होती है। तो ये भय क्या होता है उसकी परिभाषा हमें देखनी है। भय के कितने रूप होते हैं वो हमें देखना है, और किन लोगों में अधिक मात्रा में भय होता है, ये सारी बातें हमें इस निबंध के माध्यम से देखनी है। धन्यवाद।